नमस्कार, पब्लिक इंडिया 9 एम संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे दिलजीत दोसांझ की। लगता है प्रधानमंत्री मोदी का उन्होंने दिल जीत लिया। हालाँकि इस फ़ोटोग्राफ को अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस फ़ोटोग्राफ में बहुत खुशी से दिलजीत दोसांझ बैठे हुए हैं, साथ में प्रधानमंत्री मोदी हैं और उनकी सेक्रेटरी या असिस्टेंट भी वहाँ बैठी हुई हैं और वार्ता चल रही है। हालाँकि हर फ़ोटो के पीछे की कहानी जाननी ज़रूरी होती है और शायद मैं आज आपको ये कहानी बताने जा रहा हूँ। दिलजीत एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आए हैं जिनका अस्तित्व ही भारत बनाम राष्ट्र विरोधी ताकतों के उन्होंने स्पष्ट वर्गीकरण को चुनौती देता है, क्योंकि जिस तरीके की बातें दिलजीत दोसांझ अभी तक अपने प्रोग्रामों में करते आए हैं, स्टेज पे करते आए हैं। आपको याद होगा किसान आंदोलन भी हुआ था। किसान आंदोलन में दिलजीत दोसांझ और भारतीय जनता पार्टी की चहेती मेंबर पार्लियामेंट कंगना रनौत के बीच एक ट्विटर पे जंग छिड़ गई थी, जिसमें उन्होंने आतंकवादी, खालिस्तानी ना जाने क्या-क्या किसानों को कंगना रनौत ने कह दिया था और दिलजीत दोसांझ ने उनको आड़े हाथों लिया था। वो वाकया शायद अभी हमारी मेमोरी में है, क्योंकि 4 साल पुराना ही वो वाकया है। हालाँकि उनकी देशभक्ति स्वतंत्रता दिवस पर सेलिब्रिटी ट्वीट्स की तरह नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक तिरंगा लेकर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे या हैप्पी रिपब्लिक डे नहीं कहते, बल्कि दिल्ली के द्वार पर प्रदर्शन करने वाले भारत के किसानों के साथ भी खड़े वो दिखते हैं और बहुत सारे वीडियोस में हमने अब देखा है। अब जब तक उनके प्रदर्शन अ अब उनका प्रदर्शन किसान आंदोलन का चल रहा है, मेरे को याद है खनौरी और शंभू बॉर्डर पर भी दिलजीत दोसांझ का जाने का प्रोग्राम था और हो सकता है अपने इंडिया टूर के बाद वो अपने आप को बैलेंस आउट करें और खनौरी और शंभू बॉर्डर पर जो किसान आंदोलनित हैं और उनमें जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 48 आज तो 39वां दिन है, कल 40वां दिन हो जाएगा। 40 दिन से वो मरना व्रत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसानों की बात मोदी जी नहीं सुन रहे हैं और मोदी जी ने जो वादा किया था, किसान उनको चेताना चाहते हैं कि उनके वादे को पूरे करें। हालाँकि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि दिलजीत दोसांझ ने जो मीटिंग की थी मोदी जी के साथ, उस मीटिंग में क्या हुआ, ज़रा देखिए ध्यान से। सत श्री अकाल जी। हिंदुस्तान के गांव का एक लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। आपके परिवार ने नाम दिलजीत रखा तो आप जीतते ही जाते हो लोगों को। हम पढ़ते थे कि मेरा भारत महान। जब मैं भारत घूमा ना जी पूरा तो मेरे को पता चला ये क्यों कहते हैं मेरा भारत महान। सचमुच में भारत की विशालता एक अपना शक्ति है। हम लोग एक वाइब्रेंट सोसाइटी है। भारत में सबसे बड़ा कोई जादू जिसको कह लो तो वो योग है। और जिसने योगा को अनुभव किया है वो उसकी ताकत जानता है। हाँ जी, मैंने आपका इंटरव्यू देखा था सर अभी हाल ही में। हमारे लिए आप प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है, तो हम शायद एक जो उसके पीछे एक माँ और बेटा और इंसान है वो कई बार वो भूल जाता है, क्योंकि एक औहदा बहुत बड़ा है। जब आप अपने माँ को लेके और गंगा मैया को लेके वो दिल भरा वो टच होता था। एक्चुअली ये दिल से बात निकली है तभी दिल तक गई। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ध्यान तर महसूस कर। आपने देखा कि बड़ा कॉर्डियल वे में जो है वो उनका प्रोग्राम दिलजीत दोसांझ का जो है वो मोदी जी के साथ जो है वो दिखाया गया। हालाँकि जैसे मैंने पहले कहा कि उनका अस्तित्व भारत बनाम राष्ट्र विरोधी ताकतों में उनके स्पष्ट वर्गीकरण को चुनौती देता है, क्योंकि वो किसानों के साथ खड़े हुए थे और आज क्योंकि उनको मोदी जी का न्योता आया, उनको बुलाया गया, वो एक आर्टिस्ट हैं, इंडिया में अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, तो इसलिए शायद वो अपने रिलेशंस देश के प्रधानमंत्री के साथ खराब नहीं करना चाहते थे और देश की कुर्सी को सलाम करने वो गए और जिस कुर्सी पे मोदी जी बैठे हैं, कल को कोई और बैठा होगा, वो बुलाएगा तो हो सकता है दिलजीत दोसांझ उनको भी मिलने जाएँ। हालाँकि बहुत सारे लेफ्ट विंगर्स, क्योंकि आजकल क्या है ना, या तो आप दक्षिणपंथी हैं या आप वामपंथी हैं। बीच का जो सेंटर टू लेफ्ट या सेंटर टू राइट का जो गैप था, वो कहीं न कहीं नैरो होता जा रहा है। तो जो वामपंथी या सेंटर टू लेफ्ट ज़्यादा लोग हैं, जो लेफ्ट की तरफ ज़्यादा लोग हैं, वो ये कहते हैं कि दिलजीत दोसांझ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ लिबरल डेमोक्रेट्स हैं जिनको दक्षिणपंथी जो है लिबटार्ड भी कहते हैं, वो कहते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन दिखाया जा रहा है। अगर आपको भी मोदी जी का न्योता आता है और आप एक ऐसे बिज़नेस में हैं जो शोबिज़ बिज़नेस है और आपका कारोबार सारा उससे चलता है, तो आप अपने रिलेशन किसी भी
प्रधानमंत्री के साथ खराब नहीं करना चाहेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जो है उनको कह रहे थे आपका नाम दिलजीत इसीलिए रखा गया कि आप दिल को जीतते हैं और पूरे दुनिया में आपने अपना डंका बजाया है, जो कि सही बात है। दूसरी तरफ कंगना रनौत को तो बहुत बुरा लगा होगा, क्योंकि वो कहती हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी से बहुत समय से टाइम मांग रही हैं, उनकी बात नहीं हुई है बहुत दिनों से, और वो चाह रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें बुलाएं, क्योंकि वो उनकी मेंबर पार्लियामेंट है और वो बहुत सारी बातें करना चाहती हैं। शायद उनके दिल को ठेस पहुंचेगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिलजीत दोसांझ को चुना, जो कंगना रनौत को आड़े हाथों ले रहे थे किसान आंदोलन के दौरान। हालांकि जब भी दिलजीत दोसांझ का प्रोग्राम होता है, उनके स्टेज पे वो एक नारा जरूर देते हैं कि मैं हूं पंजाब, जबकि दक्षिण पंथियों को ये बता रहे होते हैं कि उन्हें क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पहचान के बीच अगर चयन करने पे मजबूर होना पड़े तो वो पंजाब के साथ खड़े हैं। और ये अगर आप कनाडा, यूरोप या अमेरिका जाएं तो वहां का पंजाबी डायस्पोरा जो है वो भी अपने आप को पंजाबी पहले कहता है और भारतवासी बाद में कहता है, क्योंकि वो अपनी क्षेत्रीय जो उनकी आइडेंटिटी है उससे वो ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि सिख हैं, पंजाबी हैं, पंजाब से आते हैं, और इस बारे में वो कोई गुरेज नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो राष्ट्रवादी नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत से प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप जाएं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो 550 साल की सिख हिस्ट्री में सिख गुरुओं ने भी समावेशी तरीके से देश में रहे हैं। आपको याद होगा गुरु अर्जन देव जी से लेके गुरु हरगोविंद जी और उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी शहादत देश के लोगों को, उन्होंने उस समय ये फर्क नहीं किया कि वो कश्मीरी पंडित हैं कि हिंदू हैं, उन्होंने देखा कि जहां भी अनजस्टिस है, जो भी रूलर शासक उस समय का जुल्म ढा रहा है लोगों पर, तो वो लोगों के साथ खड़े दिखे। और अगर यही राज इनका होता और दूसरी तरफ जो मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं 20% उन पे प्रताड़न हो रहा होता, तो शायद गुरु उनके साथ भी खड़े होते। पर यहाँ क्योंकि मुगल राज कर रहे थे और मुगलों ने जो हिंदू राजा हैं या उनके कश्मीरी पंडित हैं उन पर जुल्म ढाए, तो गुरु कश्मीरी पंडितों के साथ और उन लोगों के साथ खड़े मिले, आम आदमी के साथ खड़े मिले जिन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। तो जुल्म सहने वाला भी उतना ही जिम्मेदार होता है जो जुल्म देख रहा होता है। तो ये गुरुओं की बानी है। शायद मैं हूं पंजाब का मतलब किसी उग्रवादी संगठन का होना, किसी खालिस्तानी समाज से होना, या कोई ऐसी तरीके से कोई देश की अखंडता पर सवाल करना, ये प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होता है। बहुत सारे हमारे हिंदी बेल्ट के जो हमारे भाई हैं या जो हमारे काउ बेल्ट के लोग हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, वो कई बार इस चीज को मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं कि पंजाब मतलब क्या वो भारत के खिलाफ है। ऐसा नहीं है। जो पंजाबी है वो पंजाबियत में अपनी गरूर को देखता है और भारत में अपनी अखंडता को देखता है, अपनी स्ट्रेंथ को देखता है। हालांकि मैं थोड़ा सा 2 दिन पीछे आपको लेके जाना चाहूंगा। 31 दिसंबर को लुधियाना में समाप्त होने वाला 10 शहरों के दौरे में यही पैटर्न जो है वो दिलजीत दोसांझ ने दिखाया। हर कदम पर दोसांझ ने दक्षिणपंथियों दबाव बिंदुओं को भांपने और उन्हें बेअसर करने के अलावा दूरदर्शी क्षमता को प्रदर्शन किया। उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट बीच बीच में प्रोग्राम की। आपने सुना होगा मनमोहन सिंह जी के बारे में भी, जिनका स्वर्गवास अभी कुछ हाल ही के दिनों में हुआ है। उन्होंने अपना प्रोग्राम रोककर उनको भी एक ट्रिब्यूट दी और उनका फोटो लगाया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अक्टूबर के अंत में दिल्ली में अपने दौरे की शुरुआत की। हालांकि अपने चारों ओर तिरंगा लपेटकर और भारत की भाषाओं के प्रति अपने गहरे सम्मान को व्यक्त उन्होंने किया, और उन्होंने कोई गुरेज नहीं किया कि मैं भारतवासी भी हूं, पंजाबी भी हूं और भारतवासी भी हूं। यह संभवतः उनके आलोचकों को पुनर्भास हो गया था। अंततः अगले महीनों में उन पर इस तरीके के तोहमतें कुछ लगी, जिसका उन्होंने सामना किया। आपको याद होगा उनके तेलंगाना के प्रोग्राम में उन्होंने, क्योंकि उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भंगड़ा या शराब या दारू या इन चीजों को लेकर वो अपनी बात करते हैं, क्योंकि पंजाब का एक कल्चर है, उस कल्चर को वो दर्शाते हैं। और जिस जगह मान लीजिए अगर आपने गुजरात में अहमदाबाद में प्रोग्राम कर रहे हैं और वहां पे लिकर बैन है और आप शराब की बात कर रहे हैं, तो शराब की बात करने की तो मनाही नहीं है, पीने की मनाही है। तो यही उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में उन्होंने प्रोग्राम किया, उनको कोई नोटिस नहीं आया। तो शायद इसका संज्ञान भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया हो। हालांकि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स उनको कहा जाता है, जो कि गोट की उपाधि उनको दी जाती है। वो देशभक्ति में एक मास्टर क्लास भी दे सकते हैं, क्योंकि दक्षिणपंथी धमकियों के प्रति दोसांझ की प्रक्रिया क्रोध या भय की नहीं है। वो डरते नहीं है, गुस्सा नहीं खाते हैं, बल्कि बड़े सहज तरीके से अपनी बात स्टेज पर कह भी देते हैं,
ताकि वो बात जहां पहुंचनी है पहुंच भी जाए और उन पर ये इल्जाम न लगे कि उन्होंने कोई भय से या डर से या कोई धमकी भरे चीजों को देकर कहा है, बल्कि एक शरारत के रूप में उसको पेश करते हैं। उनके विरोधियों को तुच्छ और पुराने दिनों की रूप को दिखाता है कि किस तरीके से आप लोगों ने माइनॉरिटीज को लेकर इतना बवाल मचाया हुआ है, चाहे वो बाबरी मस्जिद हो, चाहे 1984 के रायट्स हों, चाहे संभल की घटना हो, चाहे महिलाओं पे अत्याचार की बात हो। ये सीरियस मामले हैं, पर दलजीत दोसांझ कहीं न कहीं अपने आप को बचा लेते हैं। वो कहते हैं अगर मुझ पे टारगेट करना है या शराब पे टारगेट करना है, तो आप कीजिए, मुझे कोई इससे गुरेज नहीं है। मैं तो अपने सिर्फ गाने गाता हूँ, मैं तो अपने पंजाबी जो मेरी 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 गायक गायक गाने का मेरा स्टाइल है या मेरी जो लिरिक्स हैं, मैं तो लिरिक्स ही दोहराता हूँ, कनाडा हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भारत में हालाँकि उनके कुछ सालों में पिछले कुछ सालों में कुछ फ़िल्में भी रिलीज़ हुई हैं, कई शहरों का उन्होंने दौरा भी किया है और हिंदू दक्षिणपंथियों के लिए थोड़ा-सा वो काँटा भी बने हैं। आपको याद होगा अमर सिंह चमकीला जो कि एक बहुत कंट्रोवर्शियल पार्श्व गायक रहे 80 के दशक में और शायद वो डर के भी रहते थे। एक तो वो दलित समाज से आते थे और दूसरा उनकी जो गायकी थी उनमें जो वो शब्दों का इस्तेमाल करते थे, शब्दावली का इस्तेमाल करते थे, वो पारिवारिक अ, बैठ के आप उस उन चीज़ों को चर्चा नहीं कर सकते, तो इस वजह से शायद लोग उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, पर उनके ऊपर एक मूवी बनी, इम्तियाज़ अली ने बनाई और उसमें दिलजीत दोसांझ ने मेन कैरेक्टर का रोल भी अदा किया। हालाँकि उसके गाने ज़्यादा पॉपुलर हुए, पिक्चर इतनी पॉपुलर नहीं हुई, क्योंकि अमर सिंह चमकीला का जो कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर एक डरा हुआ, सहमा हुआ, एक दलित, जिस पर प्रेशर भी है, पर वो गाने भी गा के पैसे कमा रहा है। तो दलजीत दोसांझ क्योंकि लार्जर देन लाइफ इमेज है, उनकी एक इमेज जो है वो एक अपर अर्बन आप कह सकते हैं एक अर्बन आदमी की है जो पढ़ा लिखा है, दुनिया घूमा है। तो इस तरीके से अमर सिंह चमकीला की मूवीज़ में शायद उनके कैरेक्टर को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली, पर दिलजीत दोसांझ को ने ये प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ़ वो सिर्फ़ आपके गाने गाने के लिए नहीं है स्टेज पर, वो एक्टिंग भी कर सकते हैं और उन्होंने हिंदी फ़िल्मों में भी रोल किए हैं और उनको सराहा भी गया है। हालाँकि राहत इंदौरी की जो फ़ेमस उनका जो शेर है कि अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये 4 लाइनें वो रिपीट करते हैं अपने कॉन्सर्ट के दौरान और दर्शकों में खुशी की तालियाँ बज जाती हैं, क्यों बज जाती हैं? क्या दक्षिणपंथियों को या आरएसएस के और बीजेपी के लोगों को मिर्ची लग जाती है? इसके बारे में तो मैं नहीं कह पाऊँगा, पर वे पूरी तरीके से इस रणनीति को अपनाते हैं, राहत इंदौरी के जज़्बे को भी वो समझते हैं और जो पंजाबी संगीत कार्यक्रम की तुलना में भारत के गमगीन सीए विरोधी प्रदर्शनकारी थे, उनका भी वो सपोर्ट करते हैं, चाहे वो शाहीन बाग की दादियाँ हों, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो कोई भी जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। पंजाबियों को तो एक चीज़ सिखाई गई है कि हक की लड़ाई में कभी पीछे नहीं रहना है। तो मुझे लगता है शायद कहीं न कहीं उसका वो जो है चीज़ को वो दर्शाते हैं और दोसांझ ने इंदौरी के शब्दों को लगभग जिस तरीके से पेश किया, ऐसा लगा कि कहीं वो ताना तो नहीं मार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे या उन दक्षिणपंथियों पे जो उनके गानों को लेकर या उनके स्टेज प्रेज़ेंस को लेकर या उनके कॉन्सर्ट्स को लेकर चिंतित हैं। क्या उनको वो चैलेंज तो नहीं कर रहे हैं? क्या वो ये बताने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं कि उनको हल्केपन में ना लिया जाए? हालाँकि विश्व हिंदू परिषद और कई विवादों में उनके शो को बाधित करने का प्रयास भी हुआ है, कई दफ़ा हुआ है, कई जगह हुआ है, पर हँसी-ठिठोले से उनको टाल देना और अपना काम करना, यही एक सिंगर की या एक जो पब्लिक पर्सनैलिटी होती है या स्टार होती है, उसकी पहचान होती है और दिलजीत दोसांझ कहीं न कहीं इन मामलों से बच के निकल जाते हैं। अगर आप शाहरुख खान का एपिसोड याद करें तो आर्यन खान को जिस तरीके से समीर वानखेड़े ने टारगेट किया, उनको पकड़ के वो एनसीबी ले गए, नारकोटिक्स में बिठा के रखा और उसको क्रिमिनल की तरह डील किया और उसके बाद कहा जाता है कि समीर वानखेड़े ने एक बड़ा अमाउंट जो है शाहरुख खान से माँगा और उसके बाद समीर वानखेड़े सस्पेंड भी हो जाते हैं। सस्पेंड होने के बाद उन पे कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती और एकनाथ शिंदे की शिवसेना उनको टिकट देने के लिए भी धारावी में तैयार हो जाती है। पर कहीं लगता है धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अदानी के होने से ये बात तय होती है कि अगर समीर वानखेड़े धारावी से इलेक्शन लड़ेंगे, तो कहीं न कहीं धारावी का जो प्रोजेक्ट है, उस पे आँच ना आए तो शायद उनकी टिकट कैंसल हो जाती है। उसके बाद आपने देखा शाहरुख खान भी
जब स्वेरिंग इन होती है देवेंद्र फडणवीस की, तो वहाँ जाते हैं एज़ अ सिटिज़न, एज़ अ नागरिक, क्योंकि वो मुंबई के नागरिक हैं, स्टार हैं, उनको बुलाया जाएगा तो वो जाएँगे। तो अगर आप ये मान लें कि शाहरुख खान भी अब एंटी नेशनल हो गए हैं या अब दक्षिणपंथी या आरएसएस, बीजेपी के आगे झुक गए हैं, तो ये आपका विषय है, क्योंकि ये लोग तो काम कर रहे हैं अपना। कोई भी सत्ता में बैठेगा, कोई भी कुर्सी पे बैठेगा तो कुर्सी को तो सलाम करना ही पड़ेगा। आप लोग ये सब चीज़ें समझते हैं। अगर उनको बुलाया जाएगा तो वो जाएँगे, नहीं जाएँगे तो उनको ना काम मिलेगा, ना उनको घर से निकलने की आज़ादी होगी। ये बात शायद वो लोग भी समझते हैं, इसलिए जब भी ऐसे न्योते आते हैं उनको जाना पड़ता है। हालाँकि अपनी नैतिक दहशतगर्दी जिस तरीके की रणनीति बनाकर राजनीति में आपने देखा आरएसएस और बीजेपी ऑपरेट कर रही है कि जो हमारे साथ है उसके लिए तो हम कुछ भी करने को तैयार नहीं, और जो हमारे खिलाफ है उस पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम तरीके से उनका प्रताड़न करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे ऐसा लगता है कि अब लोगों को ये समझ में आ गया है कि देखिए, आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो वो एक लेवल पे बात करेंगे। अगर वो आदमी आपके लेवल पे नहीं है और वो हर चीज़ को वो आघात मानता है या अपने पे अटैक मानता है, तो आपको कहीं न कहीं तो मॉडरेट होना पड़ेगा। क्योंकि आप भी अगर एग्रेसिव हो जाएँगे और अगला भी अगर अगर एग्रेसिव है, तो मामला थमेगा नहीं। आप 1 वार करेंगे, वहाँ से 2 वार आएँगे, फिर आप उसको काउंटर करेंगे, फिर 3 वार आएँगे। तो जो आदमी अपना काम करना करना समझता है, जिसको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, वो इस तरीके के काम नहीं करता है। हालाँकि अ अगर देखा जाए तो कई बार इस तरीके के प्रोग्रामों में विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, चाहे वो आरएसएस के लोग हों, वो इस तरीके की बातें करते हैं कि देखिए यहाँ पे ड्रग्स ड्रग्स का सेवन हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे लड़कियाँ और लड़के जिस तरीके से मिलते हैं आपस में और पार्टी करते हैं, नाचते हैं इन कॉन्सर्ट्स में, तो लव जिहाद का भी खतरा रहता है। बिल्कुल जायज़ बात है, क्योंकि जब लोग मिलेंगे, तो आपस में बात तो करेंगे, दोस्ती भी करेंगे, तो उसको लव जिहाद क मान लेना, तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम है, ये उन लोगों की प्रॉब्लम नहीं है जो उन प्रोग्रामों में जाते हैं। तो विश्व हिंदू परिषद का तो ये पसंदीदा प्रोजेक्ट है। लव जिहाद को लेकर, ड्रग्स को लेकर, महिलाओं की अस्मिता को लेकर, महिलाएँ शराब का सेवन क्यों कर रही हैं, जो महिलाएँ सिगरेट पीती हैं, उनमें प्रॉब्लम है। तो इस तरीके की जो चीज़ें विश्व हिंदू परिषद सोचता है, वो बिल्कुल खरी उतरती है जब ये कॉन्सर्ट्स चलते हैं। तो शायद वीएचपी को ये कॉन्सर्ट का जो सिस्टम है वो पसंद नहीं है। एक तरफ तो ट्रिपल तलाक की खिलाफत करते हैं और दूसरी तरफ वो मॉडर्नाइज़ेशन या लड़के-लड़कियों को मिलने की आज़ादी भी गलत मानते हैं। न्यू ईयर्स में आप देखते हैं कि जब भी नए साल का जो कोई प्रबंधन होता है, वहाँ पे वीएचपी और बजरंग दल के लोग पहुँच के उन प्रोग्रामों को खराब कर देते हैं। आपने देखा वैलेंटाइन डे वाले दिन भी, क्रिसमस वाले दिन, चर्च के बाहर लखनऊ में आपने देखा किस तरीके से जय श्री राम और हनुमान चालीसा मस्जिदों के बाहर बैठ के पढ़ा जाता है। तो ये दर्शाता है कि ये उनका तरीका है अपना विरोध जताने का। हालाँकि मीडिया के माध्यम से जब इनको पता चलता है कि दलजीत दोसांझ किसानों के आंदोलन का वित्त पोषण करने में शामिल थे और खालिस्तान का समर्थक तो वो हर कोई है जो किसानों का समर्थन कर रहा है, ऐसा इनके लोगों का मानना है, तो उस तरीके का दुष्प्रचार वो फैलाते हैं। हालाँकि इससे विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमें अपना काम करना है। हालाँकि इस तरीके के जो दोष खोज हैं, जिसको कहा जाता है दोष खोज मिशन जो है, उसकी हताशा अब और बढ़ जाएगी, क्योंकि दोसांझ साहब को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर बुला के उनसे मीटिंग की है। तो अब चंडीगढ़ में उनके कॉन्सर्ट की घोषणा करते हुए क्या सोशल मीडिया पोस्ट में पंजाब की उनकी, जैसे उन्होंने स्पेलिंग पे सवाल किया था कि पंजाब एक जो है वो पीएनजेबी नहीं होता, वो पीयूएनजेबी होता है, वो पंजाब होता है, वो हमारी गुरुमुखी से ज़्यादा वो राइम करता है। तो क्या उनके आग्रह पर क्या अब पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम पंजाब यूनिवर्सिटी कर दिया जाएगा, या वो पन इंटेंडेड ही रह जाएगा? इस पर भी एक सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है। हालाँकि जब कैलिफ़ोर्निया के रेगिस्तान में वो अपना प्रोग्राम करते हैं, यानी कि जब वो आप समझिए लॉस वेगास वाला जो एरिया है, नवाडा का एरिया है, वहाँ पे सारा रेगिस्तान है और वहाँ जो कहते हैं कि पार्टी ऑफ द ईयर जो है, वो वहाँ लास वेगास में होती है। तो जब वो कैलिफ़ोर्निया से लास वेगास जाते हैं, वहाँ रेगिस्तान में जाकर भांगड़ा डालते हैं कलाकारों, क्या वो जो कला का प्रदर्शन वहाँ करते हैं, जो आई एम पंजाब की बात करते हैं या अपनी इंडियननेस की बात करते हैं, तो क्या वो राष्ट्र विरोधी बात मानी जाएगी? मुझे तो लगता है वो एक कल्चरल प्रमोटर हैं, और अगर देश में आपको निवेश लेके आना है, एफडीआई लेके आनी है, देश को समृद्ध करना है, देश की आर्थिक
व्यवस्था को ठीक करना है, तो ऐसे लोगों का इस्तेमाल करके भारत का नाम रोशन करने के लिए आप इन लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। इनके खिलाफ जाने की क्या ज़रूरत है? इनको राष्ट्र विरोधी बताने की क्या ज़रूरत है? या दूसरी बात, इनसे ईर्ष्या करने की भी क्या ज़रूरत है? अगर मान लीजिए उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है, तो भारत का नाम तो रोशन हो सकता है उनके थ्रू। तो उनको इस तरीके का समर्थन भी देना चाहिए और इनको सपोर्ट भी करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हालाँकि आप ये भी कहेंगे कि दलजीत दोसांझ तो इंटरनेशनल हो गए, जबकि विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल तो प्रांतीय रह गए। प्रांतीय मतलब कभी वो आपको उड़ीसा में दिखाई देंगे, ग्राहम स्टेन्स की और उनके दोनों बच्चों को जला के मार देते हैं। कई बार वो महाकुंभ में आपको दिखाई देंगे, जहाँ वो हेट कैंपेन चलाते हैं। कई बार वो संभल की मस्जिद के बाहर पुलिस चौकी बनते हुए देख रहे होते हैं कि देखिए शायद अब हमारा जो है वो हिंदू राष्ट्र का जो सपना है वो एस्टैब्लिश हो गया है। पर हिंदू राष्ट्र का सपना जो है वो इतना संकीर्ण नहीं है, ना होना चाहिए। राष्ट्र जो है वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी वर्ग से बहुत बड़ा है। तो भारत कैसे राइज़ करे और भारत में जो रहने वाले लोग हैं वो भारत को अपनाकर कैसे उसको समृद्ध बनाने की कोशिश करें, ध्यान उस तरफ होना चाहिए, ना कि दक्षिणपंथी और वामपंथियों के बीच की लड़ाई देखना, ना कि लिबरल्स वर्सेस राइट विंगर्स की लड़ाई देखना। क्योंकि तमाम मीडिया चैनल्स पर तमाम तरीके से इन प्रोग्रामों को चलाकर वाहवाही बटोरी जाती है। आपने देखा, व्यूअरशिप बढ़ाई जाती है। आपने कई सारे टीवी चैनलों का, जो मेनस्ट्रीम मीडिया के हैं, उसमें पिछले 11-12 साल से 2010 और 8 से के दरमियान से जो ये डिबेट्स का माहौल शुरू हुआ है, उन डिबेट्स के ज़रिए लोग आपस में विमर्श जिस तरीके से और जिस तरीके की बातें करते हैं, ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए कैमरा ऑफ कर दीजिए तो अभी एक-दूसरे को का गला घोंट के मार डालें। तो ये तो देश के डिस्कोर्स में नहीं है, इससे कुछ अचीव नहीं होगा, उल्टा हमारी जो रेपुटेशन है या हमारी इमेज है वो देश की और देशों में खराब होती है। हालाँकि देशभक्ति का उनका सबसे बेहतरीन काम ये प्रदर्शित करता है कि भारत की पहचान इतनी विशाल है, इतनी जटिल और इतनी जीवंत है कि उसे संकीर्ण खाँचों में, छोटी-मोटी बातों में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या और भी जितने इनके संगठन हैं, हिंदू दक्षिणपंथी संगठन हैं, उनके सोच में दलजीत दोसांझ को आप सीमित नहीं कर सकते। ये यही दर्शाता है। हालाँकि उनकी जो सेक्रेटरी, जो मैंने आपको फ़ोटो दिखाई थी, उनके साथ थी, सोनाली सिंह, कहा जाता है कि वो पंजाब और पंजाबियत की परचेज़िंग पावर वाली मिडल क्लास में अपना प्रोग्राम कर कर पैसे कमाते हैं। क्या गलत है अगर वो पैसे कमाते हैं? पैसा कमाना तो कोई गलत बात नहीं है और उनके जो आलोचक हैं वो ये भी कहते हैं कि सोनाली सिंह ने दिलजीत को समझा दिया है कि सलमान खान हो या अमिताभ बच्चन हो, कोई मोदी जी की साथ पतंग उड़ाता है तो कई लोग गुजरात जाकर वाइब्रेंट गुजरात की बात करते हैं, तो आपको भी बुलाया जाएगा तो आपको जाना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। देखिए, देश की जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है, वो किसी भी व्यक्ति विशेष से बड़ी है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू का समय रहा हो या इंदिरा गांधी का समय रहा हो या उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का समय रहा हो और अब मोदी जी हैं। तो देश का प्रधानमंत्री है तो भई जिसको बुलाएगा, जैसे चाहेगा उनको जाना पड़ेगा। हालाँकि जिनको दिलजीत के पंजाब की स्पेलिंग पंजाब लिखने से दिक्कत है, उनको छोड़ देना चाहिए, मत नहीं करनी चाहिए बात। हालाँकि इस पर बहुत सारे लोग कुछ बात नहीं करना चाह रहे। पर एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि दिलजीत दोसांझ जो कनाडा के चहेते कलाकार हैं, जो अमेरिका में जाते हैं, कोचेला में जाते हैं, उनका कॉन्सर्ट जो है वो बिक जाता है। कोई भी ऐसा विदेशी कलाकार नहीं है, एड शीरन से लेके जितने भी पार्श्व गायक हैं, उनके साथ उनके रिलेशंस अच्छे हैं और उन्होंने प्रोग्राम्स किए हैं, बड़े-बड़े स्टार्स के साथ प्रोग्राम किए हैं। तो अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जिस तरीके की पीआर अब उनको मिल रही है प्रधानमंत्री मोदी के मिलने के बाद, क्या कनाडा और अमेरिका और यूरोप में बसे हुए भारतीय उनसे सवाल नहीं करेंगे कि आप जब स्टेज पे होते हैं, तो आप कहते हैं मैं पंजाब हूँ, आप राहत इंदौरी के शेर सुनाते हैं और वहाँ जब प्रधानमंत्री मोदी आपको बुलाते हैं, तो आप शायद भीगी बिल्ली बनकर उनके पास चले जाते हैं, तो उसका भी सामना दिलजीत दोसांझ को करना पड़ सकता है। हालाँकि दिलजीत बीजेपी के बड़े नेताओं के सामने झुक जाते हैं और कंगना रनौत टाइप नेताओं से पंगे लेते हैं, ताकि वो वायलेंट रहें, किसान आंदोलन में जाते हैं और अपना पंजाबी होने का दायित्व पूरा करते हैं। अब अ, उनकी पीआर टीम जो है उसको कैसे देखती है या उसको कैसे बताती है, ये तो समय ही बताएगा। हालाँकि मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलना, प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी किसी से भी मिलते हैं और जिससे वो मिलना चाहें मिलते हैं।
और जो पॉपुलर है उससे मिलते हैं। आप देखते हैं कि वो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में जाते हैं, वो नीता अंबानी से बात करते हैं, वो दिलजीत दोसांझ को बुलाते हैं। तो उनका मन है, जिससे मिलना चाहें, जैसे मिलना चाहें, आप उनको रोक नहीं सकते। अच्छा, दिलजीत के जो गाने हैं वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल गाने होते हैं उनके, बिल्कुल सपाट होते हैं। वो खुद के एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस में फंसे हुए जो यूथ हैं, उनको ऐसे गाने अच्छे लगते हैं कि भाई हमारी आइडेंटिटी जो है पंजाबी है, क्या है, गाड़ी है, शराब है, कपड़ा है, घूमना है, फिरना है, एलए है, न्यूयॉर्क है, वो सब बातें वो करते हैं। और रैपर्स के साथ भी वो गाना करते हैं, और लोगों को म्यूजिक भी उनका पसंद है, लिरिक्स भी पसंद है। इसमें हमको और आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर वो बॉलीवुड की फिल्म भी करते हैं, कल को हॉलीवुड की फिल्म भी करते हैं, और उनको हीरो के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो हम और आप कौन होते हैं इस बात को नकारने वाले। हालांकि इस जनरेशन के नौजवानों को जो भी अच्छा लगता है, जैसा भी अच्छा लगता है, वो उनका विषय है, हमारा विषय नहीं है। और मोदी जी अगर दिलजीत दोसांझ को बुला के देश के नौजवानों को कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो हमारी तरफ से पूरा वेलकम है, उनको वो मैसेज देना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। हालाँकि आखिर में उन्होंने गुरु नानक को लेकर कोई बात कही थी, मैंने उस टाइम वो रोक दिया था वीडियो, मैं आपको दिखाकर इस प्रोग्राम का समापन करता हूँ, देखिए वो क्या कहते हैं। ध्यान तर महसूस कर, गुरु नानक ता अंग संग है, तू ही बस गैर हाजिर है। गुरु नानक, गुरु नानक, गुरु नानक। उन्होंने बड़ी चतुराई से लास्ट में जो कहा कि गुरु नानक तो सबके साथ है, अंग संग है, सहाय है, मतलब कि वो आपके साथ है, आप उसको याद कीजिए ना कीजिए, वो हमेशा आपके साथ ही है, बस तुम्हें उसको याद करने की जरूरत है। तो शायद यही मैसेज मोदी जी को दिलजीत दोसांझ बड़ी चतुराई से दे गए। आपको याद होगा जब लॉकडाउन में वो मनजिंदर सिरसा के साथ रकाबगंज गुरुद्वारे गए थे, तो वहां पे भी कथावाचक ने कुछ ऐसे ही बात की थी कि अपने अहंकार को तोड़ो और लोगों की बात सुनो। शायद वो मैसेज भी उनके कानों तक नहीं पहुंचा। हो सकता है ये मैसेज दिलजीत दोसांझ द्वारा मोदी जी के कानों में जरूर पड़ा होगा। इन्हीं थॉट्स के साथ मैं आज के प्रोग्राम को यही समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जरूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।